हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ना कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे ताकि जितना अब तक हमने करा है क्या हमें वो समझ आ रहा है, रिटेन कर पा रहे हैं हम या नहीं। एमसीक्यू आने पर किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। जितना भी अब तक हमने करा है, जैसे कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर लिए हैं, वैसे पार्टनरशिप के बेसिक्स भी कर लिए हैं। देखते हैं इस वीडियो में कितना कवर होता है। मेरे क्वेश्चन आंसर वैसे इसमें आंसर लिखे हुए हैं मैंने इस करके, क्योंकि ना अगर हम आंसर अलग से लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेते हैं। आप ऐसा करना, आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान देना, आंसर को खुद से सोचना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या समझा जाता है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है अकाउंट्स बनाना, रिकॉर्ड्स रखना। कोई क्यों बना रहा है अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स क्यों बना रहा है? ताकि जो भी देखे इन बुकों को, इन अकाउंट्स को, वो इनसे कुछ इंफॉर्मेशन ले सके इस करके। तो क्या प्रॉफिट कमाने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं? अरे, अकाउंट्स का प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट तो हुए या नहीं हुए उसके बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाना, ये कुछ बात जची नहीं। प्रॉफिट से हमारे अकाउंटिंग से प्रॉफिट तो कहीं से भी इफेक्ट नहीं होते हैं। अगला, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, हाँ अरे मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, वैसे मैंने देखा भी नहीं था। देखो यही करेक्ट एग्जाम्पल यही है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं। टैक्स लायबिलिटी को मेजर करने के लिए, क्या जब हमें सिर्फ टैक्स देना है तब हम बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता, जिनकी लायबिलिटी नहीं है, वो भी तो प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो आंसर नहीं है। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। क्या इन्वेस्टर सिर्फ इसी बात से होंगे, और क्या हमारे अकाउंट बनाने से ही वो अट्रैक्ट होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। और उनके लिए हम ये सब नहीं बनाते हैं। हम बनाते हैं, हमने जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है ना, जितने भी इवेंट्स में हमने हमारे कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फर्म है, कुछ भी है, हुए हैं, तो जो हमें प्रॉफिट्स हुए, लॉस हुए, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, इन बातों को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट अज्यूम्स अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट डेफिनेट इन, देखो मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, कि एक बिजनेस ऑपरेट होगा इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब कि ये तो पक्का है कि होएगा, लेकिन कब तक होएगा ये नहीं पता। अनंत काल तक वो बिजनेस चलता ही जाएगा। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल हमें कहता है? क्या मैंने ऐसा कुछ कराया था? हाँ, कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब जितने भी हम एमसीक्यू करेंगे ना, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आंसर भी करेंगे, साथ ही साथ जितने भी अजम्पशंस आएंगी ना, उनको रिकॉल करते चलेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ना, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, कि पहले साल जो बनाए, ईयर 1 में, ईयर 2 में जो बनाए, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके बीच में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हो। मेथड जो हमने लगाया है वो सेम हो, अलग अलग मेथड ना हो हर बार, क्योंकि अलग अलग अगर हम यूज़ करेंगे ना तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पहले साल कुछ और लगाया, दूसरे साल कुछ और लगाया, किस बेसिस पर करें हम उनको कंपेयर इस करके। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है। यहाँ पे ऑपरेट होगा बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए, ऐसा कहीं कोई लॉजिक नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने ईयर 1 के रिवेन्यू लिए हैं ना, क्या लिए हैं? ईयर 1 के रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जो हमें ऐसा कह लो पैसा आया है जहाँ से। रिवेन्यू को प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिवेन्यू में से खर्चे हटा के जितना बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो अगर किसी ईयर के हमने ना रिवेन्यू लिए हैं, क्या लिए हैं? रिवेन्यू मतलब पैसा आया है कहीं से, तो उस वो पैसा आया है, मान लो सेल हुई है, रिवेन्यू मतलब सेल से पैसा आया है। अब सेल करने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस भी करे होंगे। कैसे एक्सपेंसेस? कि हमने कम्युनिकेशन के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के, कि सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाया तभी तो सेल हुई। तो जो सेल के एक्सपेंसेस करे उनको भी तो रिकॉर्ड करो। अगर आप रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल के इतने पैसे आए ये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो एक्सपेंसेस करे वो भी तो रिकॉर्ड करो उसी साल के साथ।
इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि मैच करो रिवेन्यू को उनके एक्सपेंसेस से, उन एक्सपेंसेस से जिनकी वजह से वो रिवेन्यू आए हैं। ओके, नेक्स्ट गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। कौन सा होता है कि बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, यही तो कहता है गोइंग कंसर्न, कि चलता जाएगा। कंसर्न मतलब जो हमारी संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, वो चलती जाएगी हमारी कंसर्न। उसके बाद लास्ट है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है ना, मैंने कहा हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सकें। अब जो इंफॉर्मेशन देंगे ना हम, वो ना तो बहुत ज़्यादा हो, ना ही बहुत कम हो। बहुत ज़्यादा मतलब हमारा बिजनेस है लाखों करोड़ों का, और हम लिख रहे हैं 1 रुपये 100 रुपये का खर्चा, ये तो मायने नहीं रखता कि इनके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएं। इनको मिसलेनियस में हम लिख सकते हैं, हाँ जी, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। दूसरी बात, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, मान लो इस कोर्ट में केस की वजह से हमारे जो इन्वेस्टर है उनकी सोच पे असर पड़ेगा। हाँ, इतनी बड़ी बात है आपने छुपाई है, यानी कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ना ही बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो, और जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो करेक्ट हो, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हो। अगर मैं एक शब्द में कहूँ ना, तो इन्वेस्टर की नीड्स के अकॉर्डिंग, अगर हम दे रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, वो होती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये हमने चारों प्रिंसिपल इसमें कवर कर लिए और आंसर भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट नेसेसरीली व्हेन इट इज रिसीव्ड। ये सेम लैंग्वेज में मैंने कराया है आपको, कि जब हम कोई भी सेल करते हैं, कहीं से भी हमारा रिवेन्यू आया है, जब हम उसको तभी रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेंगे उसको, जब वहाँ हमने उसको अर्न कर लिया है। अर्न मतलब कमा लिया है, कि मैंने सेल कर दी। मैं कब बोलूँगा? जब मैंने गुड्स या सर्विसेज को पहुँचा दिया है कस्टमर के पास, तभी तो बोलूँगा मैं। अब ये तो नहीं है ना, मैंने बना गुड्स अभी मेरे बन ही रहे हैं और मैं कह रहा हूँ सेल हो गया है, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर मैं ये कहूँ से गुड्स दे भी दिए, पैसे भी आ गए, 2 साल बाद मैं कह रहा हूँ मेरी सेल हुई थी, ये भी कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने गुड्स को पहुंचाया कस्टमर को, यानी कस्टमर को सर्विसेज मिल गई, डिलीवरी मिल गई, उसे बोलते हैं हमारा रिवेन्यू मिल गया, यानी रिवेन्यू हो गया, उसे बोलते हैं रिवेन्यू हमने कमा लिया है। अब जरूरी नहीं है वो पैसा मिले या ना मिले, ऐसा हो सकता है ना हमें एडवांस पैसा आया हुआ हो, तब हम इसे, अगर मान लो मेरे पास एडवांस पैसा आ गया 1000, कितने का भी पैसा आ गया, 10,000 का पैसे आ गए मेरे पास, कि फ्यूचर में मुझे सेल करनी है, सेल अब तक मैंने करी नहीं है, तो क्या मैं उसको सेल रिकॉर्ड करूँगी? नहीं करूँगी। वहीं अगर मैंने सामान पहुँचा दिया है, पैसा मेरा 2 महीने बाद आएगा, तो क्या मैं 2 महीने बाद सेल को रिकॉर्ड करूँगी? नहीं, सामान तो मैंने आज ही दे दिया है ना, तो सेल को रिकॉर्ड मैं आज ही करूँगी। जिस साल या फिर जिस पीरियड में हमने उसको कमाया है उसी साल रिकॉर्ड करो, मतलब नहीं है, हमें कोई वास्ता नहीं है, पैसा कभी मर्जी आए, ठीक है। पैसा रिसीव कब हो रहा है इससे कोई वास्ता नहीं होता। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का नाम ही रियलाइजेशन प्रिंसिपल है। क्लियर? आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस क्या होता है? मैंने बताया था ना, प्रूडेंस कहो या फिर कंजर्वेटिज्म कहो। कंजर्वेटिज्म मतलब छोटी सोच, कंजर्वेटिज्म मतलब जिसकी छोटी सोच है, मतलब ये प्रॉफिट्स को तो जब तक 100% नहीं होता तब तक नहीं लिख रहा है, और एक्सपेंसेस के होने के 40% चांस है ना, तभी नोट कर रहा है कि भाई एक्सपेंसेस होने वाले हैं, मेरे तो खर्चा होने वाला है, मेरे लॉसेस होने वाले हैं, तभी कर दिए। लेकिन जब तक प्रॉफिट हमारे हाथ में ना जाए, पक्का श्योरिटी ना मिल जाए, तब तक मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। इसको बोलते हैं प्रूडेंस, कि कंजर्वेटिज्म उसकी सोच है। बहुत डरता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि डरता है कि भी क्या पता सेल होए ना होए, प्रॉफिट होए ना होए, लेकिन खर्चा मैं पहले लिख देता हूँ, पक्का ही है, कभी भी मर्जी हो जाए। मतलब एक सेफर साइड लेके चलते हैं हम अपना, कि फ्यूचर में हमें धक्का ना लगे, इस बात के लिए हम पहले से ही स्कोप लेकर चल रहे हैं। ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल है, कि खर्चों को तभी के तभी रिकॉर्ड कर दो, तभी मान लो, लेकिन इनकम को जब मानो जब आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी हमने कर लिया है।
डी है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं है कि आपको सारा डिस्क्लोज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जितने भी बातें हैं सारी बतानी है। अब लेकिन मैटेरियलिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ना तो ज़्यादा बताएं ना बहुत कम बताएं, लेकिन उतना बताएं जितना रेलिवेंट है, जितना ज़रूरी है। इसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रिंसिपल एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट, कि कॉस्ट प्रिंसिपल का ही एक नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर कॉस्ट प्रिंसिपल का पूरा नाम बताऊँ ना, इसका पूरा नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कि हमें एसेट्स जो हमने खरीदी है ना, उसको किस रेट पे लिखना है, जिस रेट पे हमने उसको खरीदा था। अगर एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करना है ना, तो किस रेट पे करेंगे, किस कॉस्ट पे करेंगे, जिस पे हमने उसको खरीदा था, तभी तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हुई। हिस्टोरिकल का मतलब जो पहले बीत गई है। बीती कब थी, जब हमने उसको खरीदा था। तो कौन सी आएगी, ओरिजिनल परचेज प्राइस। कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें उसके, जब हमने उसको परचेज किया था ना, जिस रेट पर, उस रेट पर हमने उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद। अब ये मैंने करा था ना अभी, कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंसेस को मैच करो, किसके साथ, कैश फ्लो के साथ नहीं, रिवेन्यू के साथ। जब जिनकी वजह से रिवेन्यू आई है, मैंने बताया था ना कि अगर आपने सेल को रिकॉर्ड करा है तो सेल की एक्सपेंसेस को भी तो रिकॉर्ड करो। सेल क्या है, एक रिवेन्यू है। तो ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल है, बता रहा है रिवेन्यूज दैट हेल्प टू जनरेट, कि जिनकी एक्सपेंसेस की वजह से ये रिवेन्यू हुए हैं उनको भी रिकॉर्ड करो। फिफ्थ हो गया हमारा। सिक्स पे हम चलते हैं। देखो यही आंसर था इसका। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हमने करा डिस्क्लोज कर दो सारी इंफॉर्मेशन को जो भी रेलिवेंट है। कौन सा प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर, की सारा डिस्क्लोजर कर दो। ठीक है, आंसर सही है। पढ़ते हैं इनको। प्रूडेंस हमने पढ़ लिया है, फुल डिस्क्लोजर हमने कर लिया है, कंसिस्टेंसी कर लिया है, और मैचिंग भी कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा विच प्रिंसिपल डिक्टेट्स, ये डिक्टेट्स लिखा हुआ है, दैट अकाउंटेंट्स डिक्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट ओवरस्टेट और अंडरस्टेट एसेट्स एंड इनकम। कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो एसेट्स है, मतलब जो आपकी खुद की एसेट्स होती हैं, आपका जिन पे अधिकार होता है, और जो आपकी इनकम है, उनको ना तो ज़्यादा बताओ ना कम बताओ, ठीक ठीक बताओ भाई इनको। तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है ना। प्रूडेंस कि आप अपनी वैसे तो ओवरस्टेट आना चाहिए, कि आप अपनी एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। अंडरस्टेट तो कहीं ना कहीं हो जाता है, बट अंडरस्टेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फुल डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, सारी बात सच सच बताना चाहते हैं। बट हमारी फेवर में क्या होगा कि हम ओवरस्टेट ना होने दें, अंडरस्टैंड फिर भी चल जाएगा, तो ओवरस्टेट ना होने दें। तो दोनों ही बातें आएगी, ओवरस्टेट ना होने दें, अंडरस्टेट ना होने दें। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। कि हमारी बहुत पुरानी सोच है, हम बहुत डरते हैं, हम नहीं चाहते कहीं भी कोई भी गलती हो जाए। रिवेन्यू रिकॉग्निशन हमने कर लिया है, कि जब रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड नहीं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या था, कि जब हमने रिवेन्यू को अर्न कर लिया उसी टाइम रिकॉर्ड करो, कभी वो रिसीव हुई हो हमें कोई मतलब नहीं है। कि रिवेन्यू जब अर्न करी ना तभी रिकॉर्ड करो, रिसीव से उसका कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कर लिया, कि एसेट्स को जिस रेट पे आप खरीद के ला रहे हो उसी रेट पे आपको उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। 8th question, which principle requires the use of same accounting methods from period to period। अभी हमने करा था ना कि अगर आपने ईयर 1 में कोई मेथड यूज़ किया है, ईयर 2 में कोई यूज़ किया है, तो लगातार करो, उनको चेंज ना करो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो कौन सा मेथड कहता है, कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी उनके बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, हमने कर लिया है, फुल डिस्क्लोजर कर लिया है, रियलाइजेशन कर लिया है। 9th question, the concept that each accounting transaction should have objective evidence is the। ये कहता है कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या होता है, प्रूफ, सबूत, जिसको हम बोलते हैं ना प्रूफ। कि क्या एविडेंस है इस बात का, कि जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है ना, हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास सबूत होना चाहिए, उसको चेक कर सके। कौन सी कहती है हमारी, सॉरी,
हम कहाँ थे? द कंसेप्ट दैट ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब कि उस जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसका कोई ना कोई सबूत हो। ऐसा ना हो हमने जो भी कुछ रिकॉर्ड करा हुआ हो वो बिल्कुल उसका कोई सबूत ही नहीं है। मतलब कहाँ से हमने रिकॉर्ड करा हुआ है, बेफालतू की सेल्स दिखाई हुई है हमने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक बात का एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो उद्देश्य वाला ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ है ये। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो किसी बात से, किसी इंसान के डिसीजन से प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर कोई इंसान के डिसीजन से प्रभावित होता है या इंसान की सोच से, किसी भी चीज़ से, जो दो इंसानों के बीच, मान लो एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, इनके बीच में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है ना इनकी सोच की वजह से, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्टिव। ये वर्ड सुना होगा आपने कि काफ़ी सब्जेक्टिव अप्रोच है, तुम सब्जेक्टिव मत बनो, ये वाली बात। साइंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन है पता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। क्यों बोलते हैं इनको ऑब्जेक्टिव टाइप? क्योंकि ना इसमें कोई इंसान अपना दिमाग नहीं लगा सकता, पूरा लंबा लंबा चौड़ा लिख नहीं सकता। वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? हर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, जो स्कूल में क्वेश्चन लेते थे हम, कॉलेज में क्वेश्चन लेते थे, उनके आंसर हर किसी बच्चे के अलग अलग होते थे ना। सबका आंसर एक तो हो नहीं सकता था, भले ही उन्होंने सही लिखा हुआ हो, फिर भी सबका आंसर अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव थे। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार लिखता है। ऑब्जेक्टिव में अब देखो, मैं इसका आंसर जो भी आया, इसका आंसर कंसिस्टेंसी आया, इसका आंसर कंसिस्टेंसी आया। अगर ये सही है तो सबका यही सही होगा। कोई इंसान अपना अलग सोच नहीं निकाल सकता। वहीं अगर कोई कहता है इसको 4 वर्ड्स में लिखो, 4 सेंटेंस में लिखो, हर इंसान अपने अपने ढंग से समझाता, जैसे मैं समझा रही हूँ कोई अलग तरीके से समझाता, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। और जहाँ पे इन बातों का कोई मोल ही नहीं होता उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वो वाली बात लिखी हुई है। अब मैंने इतना सब क्यों समझाया? क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। कि ऐसी ट्रांजैक्शन करो, इस तरीके से रिकॉर्ड करो कि किसी इंसान की सोच का फ़र्क ना हो, चाहे कोई भी उसको रिकॉर्ड करे वो ऑब्जेक्टिव हो। कि चाहे कोई भी इसका आंसर दे यही आंसर आएगा ना, वैसे ही चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, उनका रिकॉर्ड एक ही तरीके से होना चाहिए और सबूत उनका हो। उसे क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आया ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और सब्जेक्टिविटी क्या होता है? उसके बाद समझते ऑप्शंस को। मैचिंग प्रिंसिपल कर लिया, कॉस्ट कर लिया हमने, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। 10th, विच प्रिंसिपल अज्यूम्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हमें ये पता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि बिजनेस चलता ही जाएगा, कब तक चलेगा पता नहीं है हमें। तो क्या हम करते जाएं, बिजनेस चलाते जाएं, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कैसे पता लगाएं? इसके लिए ना पूरी लाइफ है, देखो बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हर साल कुछ ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, हर पीरियड में बना रहे हैं। यानी पूरी लाइफ को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, हमने तोड़ दिया इन टुकड़ों को। इनको पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं आप। इनको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड में हम अकाउंटिंग बनाते हैं, करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या पढ़ रहे थे हम? कि हमने जो बिजनेस की लाइफ है पूरी, उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? पीरियड्स। अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि हमें अकाउंट हर हर एक डेफिनेट पीरियड के बाद बनानी चाहिए? मतलब ताकि प्रॉफिट्स देख सके हम, प्रॉफिट्स हुए लॉस हुए हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद हम उनको बनाएं। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? टाइम पीरियड प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल हमने कर लिया है, फुल डिस्क्लोजर कर लिया है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कर लिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल, अकाउंटेंट्स को क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज कर दे सारी आइटम्स को, चाहे उनकी वैल्यू कोई भी हो। ऐसा होता है? नहीं। जो वैल्यू, अगर उनकी मान लो हमारी फर्म बहुत बड़ी है और वैल्यू उसकी 100 रुपये की है, तो क्या हम करेंगे? नहीं। हर बात को रिकॉर्ड नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। रिकॉर्ड करेंगे लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इग्नोर कर दो माइनर आइटम्स को जो कि इफेक्ट नहीं करती हैं फाइनेंशियल डिसीजंस को। कैसा करते हैं हम? हाँ भाई, जो छोटी छोटी बातें हैं, माइनर होता है छोटी,
मेजर होता है बड़ा, माइनर होता है छोटा। कि जो छोटी आइटम्स है जिनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पर, उनको रिकॉर्ड ही ना करो, उनको इग्नोर कर दो, यही करता है। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मैच एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये तो मैचिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मैटिल्डी प्रिंसिपल कहता है उन आइटम्स को इग्नोर कर दो जिनका हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पर कुछ लेना देना नहीं है। द प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज सर्टेन इज नोन एज द, देखो हमने ना एक प्रिंसिपल करा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में हमने ये कर लिया कि अगर हमारी रिवेन्यू अर्न कर ली हमने तभी रिकॉर्ड कर लो, रिसीव हुई हो या ना हुई हो, इतना हमने करा है ना। हाँ, बट अर्न करेंगे हम ऐसा कब मानेंगे? जब कम से कम इतना तो हो कि भी हमारे पास वो आनी पक्की है। मतलब जब हमारी रिवेन्यू डेफिनेट होती है या फिर ऐसा बोलो सर्टेन होती है। सर्टेन का मतलब निश्चित, कि निश्चित है वहाँ से पैसा आएगा ही आएगा। मैंने सेल कर दी, अब कंज्यूमर पैसे देगा ही देगा, ये तो नहीं है गुड लेके वो भूल जाएगा, सामान लेके भूल जाएगा, नहीं, पैसे वो देगा। तो सर्टेन होना चाहिए तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर ही बात है ये बात, ठीक है। याद रखना इस बात को कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर हम उन आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, माना कि हमारी आइटम हमारी रिवेन्यू हो गई है, हमने अर्न कर लिया है, बट अर्न कब कहेंगे हम? जब डेफिनेट है पैसा आएगा ही आएगा। क्योंकि अब लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि पैसा ना आने पर भी रिकॉर्ड करना है तो कभी भी कर लो, नहीं, पैसा ना आने पर रिकॉर्ड तो तभी करेंगे ना जब पैसा पक्का आएगा ही आएगा। लेकिन हमें पक्का आएगा इसलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया है। समझ आया कि पैसा सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड रिपोर्ट ऑल इंफॉर्मेशन दैट कुड अफेक्ट यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि वो सारी बातें रिकॉर्ड करो जिससे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग, कि यूजर्स मतलब कौन? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज़ करते हैं, उनकी समझ पर असर पड़ता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कंसिस्टेंसी, नहीं, कंसिस्टेंसी तो कहता है मेथड एक जैसे यूज़ करो। मेटीरियलिटी, मेटीरियलिटी कहता है कि काम की बातें बताओ, बेकार की बातें ना बताओ। तो ये कह रहा है रिपोर्ट ऑल, सारी बातें बताओ। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? फुल डिस्क्लोजर। कौन सा कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जो जितनी भी बातें हैं वो सारी बताओ जो यूजर्स के काम की हो सकती हैं। नेक्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर शुड, देखो बिजनेस चल रहा है, हमने प्रॉफिट्स कमाए, ओनर ने ना जिसने बिजनेस चलाया है कुछ प्रॉफिट निकाल लिए, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्यों हम ड्राइंग अलग से लिख रहे हैं और ड्राइंग्स अलग पैसा माना जाता है? क्योंकि ना माना जाता है कि बिजनेसमैन ने जो बिजनेस चलाया है ना, बिजनेसमैन ने जो बिजनेस लगाया है उसकी अकाउंटिंग अलग होएगी, बिजनेस पर मैन की अकाउंटिंग अलग होएगी, ठीक है। बिजनेस जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाते हैं, जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ना कि इंसान की वजह से, ठीक है। इसी वजह से पर्सनल ट्रांजैक्शन को क्या करना चाहिए? पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यही तो कहता है, मान लो उसको ना बिजनेस में कुछ अलग बात चल रही है, उसने ना घर का सामान बेच के कहीं से पैसा मिल गया, उसको घर का सामान बेचा, उसने घर का फर्नीचर बेचा, पैसा आया, क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा जो बिजनेस के हैं? बुक बिजनेस से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा हो उसने वो जो पैसा आया ना वहाँ से बेचकर वो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया, तब तो हम रिकॉर्ड करेंगे भी कि बिजनेस से वास्ता है। यहाँ पे तो बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं है। और इसी के साथ आपको मेरी वो बात याद आनी चाहिए जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में करी थी, अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस की। अगर आपने नहीं देखे सबसे पहले देखो उसको, सबसे पहली वीडियो, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है ना उसको आइडेंटिफाई करो, पहचानो। और पहचानने के लिए दो बातें देखते हैं हम, बी और एफ। बी एफ का मतलब क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? अगर बिजनेस से रिलेटेड है तब रिकॉर्ड करो, अदरवाइज नहीं। पर्सनल ट्रांजेक्शन का कोई रोल नहीं है।
लिखा हुआ है ना, पर्सनल ट्रांजेक्शन का कोई रोल नहीं है, उनको नहीं रिकॉर्ड करो, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस अकाउंट्स। दूसरी बात क्या, बी से बिजनेस, एफ से क्या, फाइनेंशियल, कि क्या वो पैसे के टर्म में है, अगर वो पैसे के टर्म में तभी रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव चीज़ों को हम नहीं रिकॉर्ड करते, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, हमारी बिजनेस, हमारी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा काम करती है, हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पैसे में है तो रिकॉर्ड करो, बिजनेस से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है ये, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो, कब, जब कैश आया, नहीं, जब रेवेन्यू अर्न हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अर्न लिखा हुआ है, जैसे ही हमने रेवेन्यू कमाया उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, ये हमने पढ़ लिया है। आपके आधे से ज़्यादा तो हमारी हो ही गई है ना कंसेप्ट, प्रिंसिपल क्लियर, इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स कंपनीज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। सर ये तो बहुत ईजी है, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एक लगातार इंटरवल पर करने हैं। मैं, कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं, टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड प्रिंसिपल कहता है, सी ऑप्शन देखो, टाइम पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही हमारा 1 साल हुआ उसी टाइम हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है रेगुलर इंटरवल पर। 17th क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ नॉट एंटिसिपेटिंग गेन्स बट प्रोवाइडिंग ऑल प्रोबेबल लॉसेज इज एसोसिएटेड विद। ये मैंने बताया ना आपको, गेन का मतलब जो प्रॉफिट होने वाले हैं, उन प्रॉफिट को एंटिसिपेट ना करो जब तक वो 100% नहीं है, जब तक वो 100% नहीं है। लेकिन जितने भी लॉसेज हैं, जिनके थोड़े से भी चांसेस हैं, 40% चांसेस भी है ना, तभी रिकॉर्ड कर लो। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, हमारी छोटी सोच वाला, हम बहुत डरते हैं। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। मैंने काट दिया इसको, ये क्या लिखा हुआ है, प्रूडेंस। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ऑप्शन वाले चारों हमने कर लिया, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, रियलाइजेशन। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड। आपको याद है मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमने करा था कैश बेसिस पर करते हैं, कोई कोई अक्रूवल बेसिस पर करते हैं। कैश बेसिस का मतलब जब पैसा आया और पैसा गया, सिर्फ इन दो बातों को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अक्रूवल कहता है जब हमने कैश और क्रेडिट दोनों बातों का रिकॉर्ड करेंगे, उसे बोलते हैं अक्रूवल प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो कैश में एक्सचेंज हुआ है सिर्फ तब नहीं रिकॉर्ड करना, बल्कि सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। इनकम एंड एक्सपेंसेस सभी को रिकॉर्ड करो, ना कि जब जब कैश मिला है। तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है, अक्रूवल प्रिंसिपल। करा था ना हमने, कैश प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता। द कोई कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है 19th क्वेश्चन में, कि बिजनेस चलता जाएगा, हमें नहीं पता कब तक चलता जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, द बिजनेस विल रिमेन इन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब काम करता रहेगा वो, फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, कि अनंत काल तक फ्यूचर में चलता ही जाएगा वो, हमें भी नहीं पता कब तक चलेगा, चलता ही जाएगा। द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, जिस प्राइस पर हमने उनको खरीदा था, ओरिजिनल परचेज प्राइस पर। आंसर क्या है, ओरिजिनल परचेज प्राइस। 21st क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इफ अ कंपनी रिपोर्ट्स प्रॉफिट्स बट हैज नॉट येट रिसीव्ड पेमेंट। इसने कहा है कि देखो, हमने रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है ना, ये वैसे तो देखने में सब ईजी सा लगता है, बट एक पॉइंट हमने अभी ऐसा करा था कि रिवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो सर्टेन है, अदरवाइज नहीं। वैसे ही यहाँ पर कि हमने प्रॉफिट्स लिख दिया, हमने रिपोर्ट में प्रॉफिट डाल दिए, लेकिन हमें रिसीव पेमेंट हुई नहीं थी। आप कहेंगे भाई रिवेन्यू रिकॉग्निशन में तो यही होता है, रिसीव का कोई चक्कर ही नहीं होता, जब अर्न करे तभी लिख दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सर्टेनिटी भी नहीं थी, फिर भी हमने उनको लिख दिया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट, मतलब वायलेट कह सकते हैं, उल्लंघना कर दिया हमने, किस प्रिंसिपल की, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि जब तुमने अर्न करा तभी कर लो, रिसीव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना तो समझ में आता है, हमने रिसीव नहीं करा फिर रिकॉर्ड कर लिए तो लोग सोचेंगे भाई यही तो कहता है, बट नहीं,
जब हमने अर्न करा है तो प्रॉफिट्स तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे पास फ़ायदा हुआ होगा, सर्टेनिटी होगी पैसा आने की, तभी हम करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट्स हुए नहीं थे, कमाए नहीं थे, हमने रिकॉर्ड कर लिए। हम प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ आता है? रिवेन्यू में और प्रॉफिट्स में फ़र्क पता है आपको? रिवेन्यू मतलब सेल कर दी हमने 100 रुपये की। अब क्या सेल मैंने कर दी, इससे 100 के 100 मेरा प्रॉफिट हुआ? नहीं। अरे वो सामान बनाने में भी खर्चा आया होगा, उस सामान को पहुंचाने में खर्चा आया होगा, उस सामान के बारे में लोगों को बताने में खर्चा आया होगा, प्रमोशन में भी तो खर्चा आया होगा। तो उन सारे खर्चों को वो खर्चे मेरे मान लो 40 रुपये के पड़ गए, तो जेब में तो मेरी 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होता है जो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है, और जो रिवेन्यू होते हैं जैसे ही हमने सेल करी वही हमारे रिवेन्यू है। एक्सपेंसेस को माइनस करने पे हमारे प्रॉफिट आते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रिंसिपल दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम बियास। अभी मैंने बताया था ना आपको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। सब्जेक्टिविटी में हम पक्षपात कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में कोई पक्षपात नहीं होता। अब मैं जो आपको ये आंसर बता रही हूँ, इसमें क्या मैं अपना कुछ डाल रही हूँ? नहीं, जो आंसर है मैं उसी को अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। तो वही वाली बात है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए कंप्लीट, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जैसे जीरो होता है, जीरो क्या होता है? न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव होता ना वो नेगेटिव होता। वैसे ही हमने अकाउंट्स को बताना है, अपनी सोच नहीं उसमें डालनी है भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। जैसे ही आप ऐसे बताएं, कोई बायसनेस ना हो, पक्षपात ना हो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं इसको? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर दिया हुआ है। हाँ, इसको देखो, वैसे तो आंसर इसका ऑब्जेक्टिविटी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो बायसनेस की बात करी गई है ना, पक्षपात की, तो पक्षपात तो इसमें नहीं होता है। और रही बात फुल डिस्क्लोजर की, तो फुल डिस्क्लोजर भी हो सकता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ भी ना छुपाओ, तो ये फुल डिस्क्लोजर भी है। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। 23rd, which accounting principle refers to the fact that each transaction has a source document as proof। वही कि प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो, प्रूफ है आपके पास तभी लिखो। एविडेंस है, एविडेंस मतलब प्रूफ, सबूत है आपके पास। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। 24th, when accountants prepare reports without a bias towards any particular group or outcome। देखो अभी मैंने समझाया ना, इस क्वेश्चन में मैंने बायस देख के आपको ऑब्जेक्टिविटी कराया था। कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला था ना, बायस देख के मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी। आंसर फुल डिस्क्लोजर दिया हुआ, तो मैंने कहा दोनों आंसर हो सकते हैं। वही वाली बात है कि बायस नहीं है कोई इंसान, अकाउंटेंट्स ने अकाउंट बनाए पक्षपात करे बिना किसी भी ग्रुप की तरफ, तो कौन सा प्रिंसिपल कराया उसने? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। यही तो होता है जहाँ पे बायसनेस लिखा आ गया ना, पक्षपात, कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा प्रिंसिपल होता है? ऑब्जेक्टिविटी। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड बाय द अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट। अगर सिर्फ कैश कर रहे हैं तो कैश वाला होता है, कैश प्लस क्रेडिट कर रहे हैं तो कौन सा होता है हमारा? अक्रूवल प्रिंसिपल होता है। तो कौन सा प्रिंसिपल कैसे कहता है ये? रिकॉर्ड करो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को, नहीं, रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन को जब वो ऑकर होती है। हाँ, जैसे ही वो ऑकर हुई तभी कर लो। मतलब नहीं है कैश में हुई है क्रेडिट में हुई है, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ऑकर मतलब घटित होना, जैसे ही घटना घटी वैसे ही कर लो। कैश रिसीव से कोई मतलब नहीं है, हमें पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये इस तरीके से हमने अपनी सारी अजम्पशंस को भी क्लियर कर लिया, जो हमने प्रिंसिपल्स करे थे, कन्वेंशंस को देख लिया। कहीं पे डाउट हो तो आप जो मेरी कन्वेंशंस वाली वीडियोस है उनको रिविजिट करना और अच्छे से समझना। बाकी मुझे लगता है मैंने इतने डिटेल में आपको कराए हैं ये सारे, जो थोड़ा बहुत डाउट होगा आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अब अपने पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के बाद भी हम उसके भी एमसीक्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।